हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर में एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आगे बढ़ाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6.5 से। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। द केजिंग ऑफ अ रॉकेट इन फ्लाइट बर्न्स अप ड्यू टू फ्रिक्शन। ओके, एट whose expense is the heat energy required for burning obtained? ओके, द रॉकेट और द एटमॉस्फियर। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको आंसर लिखना है। देखो, आप ऐसे लिख सकते हो, द बर्निंग ऑफ द केजिंग ऑफ रॉकेट इन फ्लाइट रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ द मास ऑफ द रॉकेट अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। द रिडक्शन इन द रॉकेट्स मास कॉजेज अ ड्रॉप इन द टोटल एनर्जी। मास डिक्रीज होता है ना, इसलिए टोटल एनर्जी डिक्रीज होती है। देखो, टोटल एनर्जी क्या होती है, mgh प्लस हाफ mv²। ठीक है, therefore the heat energy required for the burning is obtained from the rocket। तो आपका आंसर क्या आएगा, फ्रॉम द रॉकेट। ठीक है, द केजिंग ऑफ अ रॉकेट इन फ्लाइट बर्न्स अप ड्यू टू फ्रिक्शन एट whose expense is the heat energy required for burning obtained। तो वो रॉकेट का खुद का मास डिक्रीज होता है, इसीलिए टोटल एनर्जी डिक्रीज होती है। और ये जो एनर्जी है उसके एक्सपेंस से जो हीट रिक्वायर्ड है वो जनरेट होती है। तो आपका आंसर आएगा द रॉकेट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो। कॉमेट्स मूव अराउंड द सन इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द कॉमेट ड्यू टू सन is not normal to the comet's velocity in general, yet the work done by the gravitational force over every complete orbit of the comet is zero। why? तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, वर्क ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। सिंस द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ओवर अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो, the work done by the gravitational force over every complete orbit of a comet is zero। समझना कि कॉमेट की ऑर्बिट चाहे इलिप्टिकल है। ठीक है, ये सपोज इलिप्टिकल ऑर्बिट है, सपोज यहाँ पे कहीं पे सन है, यहाँ पे वेलोसिटी और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल नहीं है। यहाँ पे लिखा है ना, देखो, the gravitational force on the comet due to the sun is not normal to the comet's velocity in general। यहाँ पे फोर्स एंड जो वेलोसिटी है वो नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर नहीं है। फिर भी यहाँ पे टोटल वर्क डन ओवर अ कंप्लीट ऑर्बिट ज़ीरो हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ से ये स्टार्ट करेगा कॉमेट और ये पूरा क्लोज पाथ कंप्लीट करता है। और फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से क्लोज्ड पाथ के ऊपर किया गया वर्क नेट वर्क होता है ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे इतने हिस्से के लिए अगर आप काउंट करो तो वर्क डन इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, बट जब पूरी कंप्लीट साइकिल होगी तब नेट वर्क डन जो है वो ज़ीरो मिलेगा आपको। अभी थर्ड क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, आंसर आपको खुद से लिखने हैं। यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है वो अपने ओन वर्ड्स में आप लिख सकते हो। हर एक चीज़ को याद रखने की ट्राई मत करो, समझने की ट्राई करो और समझने के बाद खुद से लिखने की ट्राई करो। ओके, सी देखो, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इन वेरी थिन एटमॉस्फेयर लूजेस इट्स एनर्जी ग्रेजुअली ड्यू टू डिसिपेशन अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस, हाउएवर small। Why then does its speed increase progressively as it come closer and closer to the earth? ठीक है, कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट है और वो अर्थ के आसपास रोटेट हो रहा है।
एटमॉस्फेयर की वजह से उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है, ठीक है। फिर भी जैसे वो अर्थ के क्लोजर आएगा, नज़दीक आएगा, वैसे वैसे स्पीड इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों? ठीक है, तो जैसे जैसे वो अर्थ के नज़दीक आएगा वैसे वैसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, और अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, इसीलिए स्पीड इंक्रीज होती है। तो सिंपल सा एक आपको रीज़न लिखना है यहाँ पे। When an artificial satellite orbiting around Earth moves closer to Earth, its potential energy decreases because of the reduction in the height. Since the total energy of the system remains constant, the reduction in potential energy results in an increase in kinetic energy. Hence, the velocity of the satellite increases. ठीक है। चलो इतना तो आप आंसर खुद से लिख सकते हो। डी देखो, इन फिगर 6.13 the man walks 2 meter carrying a mass 50 kilogram on his hands. Okay, in figure 6.13.2 he walks the same distance pulling the rope behind him. The rope goes over the pulley and the mass of 15 kilogram hangs at its other end. In which case is the work done greater? कौन से केस में आपको वर्क डन ज़्यादा मिलेगा? अब फर्स्ट केस में देखो, ये जो ब्लॉक लेके जा रहा है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर है और डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल, और जब 90 डिग्री एंगल है तो वर्क डन क्या बन जाएगा? ज़ीरो। तो फर्स्ट केस में वर्क डन है ज़ीरो। सेकेंड केस में क्या हो रहा है? तो सेकेंड केस में देखो, यहाँ पे रोप है वो मूव होगा ये डायरेक्शन में, और फोर्स ये इंसान जो लगा रहा है वो भी यही डायरेक्शन में है, ठीक है। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर है, समझना, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर है, तो यहाँ पे जो टेंशन क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से ये डायरेक्शन में टेंशन प्रोवाइड होगा, समझना, ये डायरेक्शन में टेंशन प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। और ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क हो रहा है, मतलब टेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg। तो जो टेंशन फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी है, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो गया, और फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अगर एक ही डायरेक्शन में है तो फिर यहाँ पे आपको वर्क डन मिलेगा टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट x इंटू कॉस 0 डिग्री, टेंशन इक्वल टू mg, x कॉस 0 इक्वल टू 1, m की वैल्यू 15, g की वैल्यू 9.8 और डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर, तो आपका आंसर आएगा 294 जूल। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे सेकेंड केस में आपको ज़्यादा वर्क मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट केस में वर्क डन था ज़ीरो। अभी देखो, अंडरलाइन द करेक्ट अल्टरनेटिव। आपको यहाँ पे देखो ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करके अंडरलाइन करना है। तो फर्स्ट देखो, when a conservative force does positive work on the body, the potential energy of the work of the body increases, decreases or remains unaltered। देखो, वर्क डन पॉजिटिव है तो समझना है कि वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी के लिए रिलेशन है माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जब वर्क डन पॉजिटिव होता है तब यहाँ पे आप करोगे माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलके क्या बना देगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव आंसर आएगा यूएफ माइनस यू आई करोगे तब। नेगेटिव आंसर कब आता है? जब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कम रहेगी, इनिशियल ज़्यादा रहेगी। इनिशियल ज़्यादा है और फाइनल कम है, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे आंसर आएगा डिक्रीजिस।
ओके, बी देखो, वर्क डन बाय अ बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट्स इन अ लॉस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है ना, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन की वजह से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। ठीक है, ओके। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ अ मैनी पार्टिकल सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स और सम ऑफ द इंटरनल फोर्सेस ऑन द सिस्टम। तो देखो यहाँ पे अगर चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम है तो वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही होगा। ओके, इंटरनल फोर्स है वो यहाँ पे टोटल मोमेंटम चेंज नहीं कर सकते। ओके, ऑप्शन डी देखो, इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडी द क्वांटिटीज विच डू नॉट चेंज आफ्टर द कोलिजन ऑफ आर द टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल लीनियर मोमेंटम और टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो देखो इन इलास्टिक कोलिजन कहा है ना, इन एन इन इलास्टिक कोलिजन। अब इन इलास्टिक कोलिजन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉलो नहीं होता, तो काइनेटिक एनर्जी तो आ नहीं सकता। अब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही है तो टोटल एनर्जी भी नहीं आ सकता। मैंने आपको बताया भी था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो किसी भी टाइप के कोलिजन के लिए, तो ये आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा टोटल लीनियर मोमेंटम। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्यों कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई कुछ एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट भी हो सकती है। हाँ, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, स्टेट इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब देखो 6.7 में ए, इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडी द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ईच बॉडी इज कंजर्व्ड। द मोमेंटम एंड एनर्जी, ओके, ऑफ ईच बॉडी, हर एक बॉडी के लिए कहा है ना, तो फिर कंजर्व्ड नहीं रह सकता, मतलब ये फॉल्स है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है। हाँ, सिस्टम के लिए कहा होता तो फिर राइट है ना, क्योंकि एक का मोमेंटम डिक्रीज हो सकता है, दूसरे का इंक्रीज हो सकता है, नेट चेंज इन मोमेंटम जीरो रहेगा। बट यहाँ पे ईच बॉडी, हर एक बॉडी के लिए मोमेंटम कंजर्व्ड रहे ऐसा पॉसिबल नहीं है। टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड नो मैटर व्हाट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द बॉडी आर प्रेजेंट, तो ये भी फॉल्स रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द बॉडी मे चेंज द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी, है ना, हर बार नहीं, बट कभी कभी ऐसे केसेस भी देखने को मिलते हैं जहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स की वजह से टोटल एनर्जी है वो सिस्टम की चेंज हो रही है। ओके, अभी देखते हैं, वर्क डन इन द मोशन ऑफ बॉडी ओवर अ क्लोज्ड लूप इज 0 फॉर एवरी फोर्स इन नेचर, रॉन्ग। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए राइट है, बट अदरवाइज रॉन्ग है, तो यहाँ पे तो एवरी फोर्स के लिए बोला गया है। ठीक है, ओके, अब डी देखो, इन एन इन इलास्टिक कोलिजन द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हाँ, यहाँ पे ये राइट है। ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। ओके, डिक्रीज ही क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का कुछ पार्ट है वो साउंड, लाइट या तो हीट के फॉर्म में डिसिपेट होता है। अब एनर्जी थोड़ी डिसिपेट हो रही है, मतलब एनर्जी डिक्रीज तो होगी ही। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर सब कुछ। 6.8, आंसर केयरफुली विथ रीजन्स, आंसर भी देने हैं और विथ रीजन आपको यहाँ पे आंसर देने हैं। इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बिलियर्ड बॉल इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम
ऑफ कोलिजन ऑफ द बॉल व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका नो। जब वो कांटेक्ट में रहते हैं तब के लिए कहा है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व ड्यूरिंग द गिवन इलास्टिक कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर इज सेम, बट ड्यूरिंग कोलिजन आप बोल सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी है वो थोड़ी सी कन्वर्ट होगी पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, जब दो बॉल टकराते हैं ना तो उनका शेप थोड़ा सा चेंज होता है, एकदम माइक्रो लेवल पे आप देखो तो मतलब जब कोलिजन हो रहा है उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी कन्वर्ट होती है दोनों के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में, एंड आफ्टर दैट वो पोटेंशियल एनर्जी फाइन वापस मिल जाती है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। इसीलिए बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, बट ड्यूरिंग कोलिजन थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा नो। इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी ये 100%, बट बिफोर एंड आफ्टर, नॉट ड्यूरिंग। ओके, बी देखो, इज द टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम ऑफ एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉल्स। तो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व्ड रह सकती है, इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा यस। ठीक है, व्हाट आर द आंसर्स टू ए एंड बी फॉर एन इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन के लिए देखो ड्यूरिंग शॉर्ट टाइम कहा है ना, तो मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगी, मोमेंटम तो ऑलवेज कंजर्व्ड रहेगी, और ये काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहेगी। मतलब ए के लिए आंसर है फिर भी नो और बी के लिए यस। ओके, डी देखो, if the potential energy of two billiard balls depends only on the separation distance between their centers, is the collision elastic or inelastic? collision elastic है या inelastic? तो यहाँ पे collision रहेगा elastic। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब collision हो रहा है तब forces है वो involved है conversion में। This is because they depends on the separation between the center of billiard balls. Hence collision is elastic. यहाँ पे collision क्या होना चाहिए? Elastic. तो यहाँ पे एक ही वर्ड में आंसर आएगा इलास्टिक, और आपको सिर्फ इतना लिखना है कि यहाँ पे फोर्सेस इन्वॉल्व है। अभी क्वेश्चन नंबर 6.9 देखो, अ बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, it undergoes one dimensional motion with constant acceleration, the power delivered to it at time t is proportional to। अब देखो पावर मतलब क्या करना है, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर मतलब क्या है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एम ए, वेलोसिटी की जगह पे वी नॉट प्लस ए टी। अब इनिशियली कहाँ पे था वो, रेस्ट में। ठीक है ना, तो यहाँ पे आएगा एम ए इंटू ए टी। ओके, तो ये बन गया एम ए स्क्वायर इंटू टी। तो यहाँ पे देखो आपको मास तो कांस्टेंट है ही, बट यहाँ पे विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोला गया है। तो आपको जब भी रिलेशन निकालना है तो सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखो कि सपोज आपको पावर एंड टाइम के बीच में रिलेशन निकालना है तो बाकी की क्वांटिटीज कांस्टेंट होनी ज़रूरी। ठीक है, तो यहाँ पे एम ए है वो कांस्टेंट है, इसलिए आप बोल सकते हो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन राइट है। देखो अभी 6.10 भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है, अ बॉडी इज मूविंग अंडर यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर। पावर यहाँ पे कांस्टेंट है, इट्स डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, तो यहाँ पे पावर इक्वल टू क्या कर सकते हो आप, फोर्स इंटू वेलोसिटी।
तो पावर इक्वल टू फोर्स, फोर्स मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, वेलोसिटी मतलब यहाँ पे आप dx बाई dt कर सकते हो। तो पावर इक्वल टू मास, चलो एक्सेलरेशन की जगह पे मैं dv बाई dt लिख सकता हूँ और इनटू यहाँ पे आ जाएगा dx बाई dt। अब मुझे करना क्या है, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम निकालना है, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, dv बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो ये dv बाई डी टी हो गया ना, और यहाँ पे dx बाई डी टी एक और है, तो dx कैंसिल हो जाएगा, ये वेलोसिटी बनेगी। ओके, तो वेलोसिटी से तो नहीं होगा, आपको ये dx बाई डी टी वेलोसिटी एज इट इज़ रखनी पड़ेगी, यहाँ पे वेलोसिटी एज इट इज़ रखो। तो v इंटू डी वी आपको क्या मिलेगा, p डिवाइड बाई एम इंटू डी टी। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करो v इंटू डी वी। ओके, ये टर्म हमने अलग रखा है और बाकी के इन तीनों को हमने कंबाइन कर दिया है ताकि आया p डिवाइड बाई एम इंटू डी टी। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो, v डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन p डिवाइड बाई एम डी टी। पावर कांस्टेंट है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, v का फॉर्मूला बनेगा v स्क्वायर बाई टू, ठीक है, इक्वल टू p बाई एम और dt की जगह पे आएगा t। तो v आपको क्या मिलेगा, तो v मिलेगा 2pm डिवाइड बाई टी और वो भी अंडर रूट में। अब हमें तो वेलोसिटी के बीच में रिलेशन चाहिए ही नहीं, हमें किसके बीच में चाहिए, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी की जगह पे मुझे करना पड़ेगा dx बाई डी टी इक्वल टू अंडर रूट 2p बाई एम इंटू टी। डी एक्स बाई डी टी में मुझे dx अलग से निकालना है, तो यहाँ पे अंडर रूट आएगा 2pm बाई टी, यहाँ पे dt। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो dx का इंटीग्रेशन होगा x और रूट t का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। देखो, तो अंडर रूट 2pm बाई टी एज इट इज़, रूट t मतलब पावर में 1/2, तो 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 होगा, इंटीग्रेशन करेंगे तब। तो यहाँ पे आपको मिलेगा x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t2 पावर 3/2। ठीक है, यही चीज़ आप डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प से भी कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको अगर 100% सॉल्यूशन चाहिए, टेक्निकल सॉल्यूशन, तो ये है डायमेंशनल फॉर्मूला में आपको ये रिलेशन मिलेगा सिर्फ। बट अगर एग्जाम में आया कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो तो ये आंसर है। ओके, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t⁻3/2, ये आंसर। अभी 6.11 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको फोर्स दिया हुआ है, ओके, और आपको बोला गया है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग बॉडी अ डिस्टेंस 4 मीटर अलोंग द z एक्सिस। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है वो 4 मीटर दिखा रहा है और z एक्सिस मतलब k कैप। तो सिंपल है, वर्क डन इक्वल टू क्या करोगे आप, f वेक्टर डॉट d वेक्टर, f वेक्टर है माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट यहाँ पे आएगा 4k कैप। तो डॉट प्रोडक्ट में k कैप का मल्टीप्लिकेशन होगा, बाकी सब ज़ीरो, क्योंकि i डॉट k ज़ीरो होता है और j डॉट k भी ज़ीरो। तो 3 2 12 जूल आंसर। ठीक है, ओके। 6.12 देखो, एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन आर डिटेक्टेड इन अ कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट, द फर्स्ट विथ काइनेटिक एनर्जी। देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो आपको दिया हुआ है 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन आपको दिया हुआ है 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विच इज़ फास्टर, द इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन? ऑब्टेन द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स।
ठीक है, एकदम इजी है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, के ई डिवाइड बाई के पी इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 10 डिवाइड बाई 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैंसल आउट। अब के ई क्या रहेगा, हाफ एम वी ई स्क्वायर, हाफ एम ई वी ई स्क्वायर, और यहाँ पे हाफ एम पी वी पी स्क्वायर इक्वल टू 1/10। ठीक है, यहाँ पे हाफ हाफ कैंसल आउट। नेक्स्ट आप क्या करोगे सॉल्यूशन के लिए, तो आप फिर करोगे वी ई डिवाइड बाई वी पी इक्वल टू, पूरा अंडर रूट में ले लो, वी डिवाइड बाई वी पी चाहिए तो 1/10 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा। अब देखो मास ऑफ प्रोटॉन आपको दिया हुआ है ना, मास ऑफ प्रोटॉन आपको दिया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिया हुआ है, बस यहाँ पे वैल्यू रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो वी ई डिवाइड बाई वी पी रेशियो मिलेगा वो 13.54 के अराउंड मिलेगा, वी ई डिवाइड बाई वी पी। वैल्यूज़ रखना आपका काम है, वो आप कर लेना। ठीक है, इससे पता चला वी ई इज़ ग्रेटर देन वी पी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 13.54 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन है। तो विच इज़ फास्टर, इलेक्ट्रॉन। तो आपको यहाँ पे लिखना है आंसर में लास्ट, इलेक्ट्रॉन इज फास्टर देन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इज फास्टर देन प्रोटॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 2 mm, चलो रेडियस कितना है 2 mm, मतलब 2 × 10⁻³ मीटर, फॉल्स फ्रॉम अ हाइट, हाइट कितनी है 500 मीटर above the ground, it falls with decreasing acceleration until it at half its original height. It attains its maximum speed and moves with constant speed, uniform speed thereafter. What is the work done by gravitational force on drop in its first and second half of its journey? What is the work done by the resistive force in the entire journey if its speed on reaching the ground is 10 मीटर पर सेकेंड? एकदम ईजी है। देखो आपको सबसे पहले इसका मास काउंट कर लेना है। तो चलो मास इक्वल टू क्या होती है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू मास इंटू वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पे, तो वाटर का ड्रॉप है तो स्फेरिकल होगा, तो 4/3 πr³। डेंसिटी कितनी होती है 1000, वाटर के लिए डेंसिटी कितनी होती है 1000। ठीक है, तो यहाँ पे 4/3 और ये 3.14 और ये 2 × 10⁻³ होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू रख दोगे आपको आंसर मिल जाएगा मास के लिए। अब सबसे पहला काम, वर्क डन बाय ग्रेविटी फर्स्ट हाफ के लिए, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा mg और h/2, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता रेजिस्टिव फोर्स लगता है या नहीं लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना था mg, और फर्स्ट हाफ में डिस्टेंस कितना कवर हुआ होगा, तो टोटल हाइट का हाफ h/2, बस इतना ही करना है। तो मास आपको मिल गया है, g की वैल्यू आपको पता है 9.8 और h आपको पता है 500, बस वैल्यू रख दो। चलो सेम मैं यहाँ पे रिपीट करूँगा, ये वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन सेकेंड हाफ, तो सेकेंड हाफ के लिए आपको सेम ही मिलेगा, क्योंकि सेकेंड हाफ में भी करते क्या हो आप, तो mg × h/2। तो यहाँ पे आंसर और यहाँ का आंसर आपको सेम मिलेगा। ठीक है, और क्या पूछा हुआ है, तो और देखो यहाँ पे आपको बोला गया है कि लास्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इन द एंटायर जर्नी इफ इट्स फाइनल स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे देखना है कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी या तो इनिशियल टोटल एनर्जी कितनी है, फिर आपको क्या करना है
फाइनल टोटल एनर्जी कितनी है वो देखो, और प्लस क्या होगा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ठीक है, आप इतना याद रखो कि आपके पास टोटल एनर्जी इतनी थी, फाइनली इतनी बची, मतलब बाकी की एनर्जी यूज हो गई कहाँ पे, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में। क्लियर। तो इनिशियली तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी और कितनी थी, mgh, फाइनली हाफ mv² और प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू mgh माइनस हाफ mv² कर दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। अब आपने m तो फाइंड कर लिया है, हाइट आपको 500 मीटर दी हुई है और फाइनल वेलोसिटी आपको 10 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, बस वैल्यू रख दो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी हमने एक्सरसाइज में 6.13 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा। ओके, अभी एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और अगर कहीं पे किसी को डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो, एक बार आंसर चेक कर लेना यहाँ पे बाय कैलकुलेटिंग आपको आंसर्स मिल रहे हैं या नहीं। ठीक है, और कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।